नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने मंच परिष्कार वर्ल्ड पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो आप सभी के सामने हाजिर है। जी हां दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने खूब सारी पतंग उड़ाई होगी, आपने खूब सारा तिल गुड़ खाया होगा और उन्हीं तिल गुड़ की भांति आपके जीवन में मिठास आ जाए, पतंगों की भांति उड़ान आए और आप जीवन में अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक डोज देंगे, जो डोज आपको मोटिवेट रखेगी। उसके बाद में कल जो प्रश्न पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, उस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों खबरें सुपरफास्ट स्पीड से प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर बताया जाएगा। उसके बाद में आएगा आज क्या है खास। उसके बाद में दोस्तों प्रश्नों के पिटारे, कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों की हम विस्तृत विवेचनात्मक ढंग से व्याख्या करेंगे। और उसके बाद में आएंगे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में हमने कल से अलवर प्रारंभ कर दिया था, तो अलवर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न आपके लिए। तो सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशन कोट यानी कि अरस्तु का एक संदेश है, जिस संदेश के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है, महान फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था शिक्षा की जड़ कड़वी है। शिक्षा की जड़ क्या है दोस्तों? कड़वी है, लेकिन उसके फल मीठे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पढ़ते समय कई बार लगता होगा यार ये पढ़ाई कितनी बोरिंग है, कब तक पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाई क्यों नहीं खत्म होती, समझ में ही नहीं आता, बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। ऐसी अनगिनत समस्याएं लगभग हर विद्यार्थी के पास मौजूद रहती है। लेकिन अरस्तु ने जैसा कहा कि ये जो कड़वी है जड़ें, यानी कि जो जड़ें कड़वी है, यानी कि जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपको जो जोर आ रहा है, जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो अपना खून पसीना बहाना पड़ रहा है, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो जो रिजल्ट होगा, यानी कि उसका जो फल होगा वो बहुत ज़्यादा मीठा होगा। यानी कि अभी आपकी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में आपको जितना कष्ट हो रहा है उतना ही मज़ा आएगा जब आप कोई पास हो जाओगे और आपके पास में क्या होगी? नौकरी होगी, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी। और बिल्कुल दोस्तों आपके पास में गवर्नमेंट जॉब जरूर होगी, क्योंकि हमने आपसे वादा करा था, हमने अपने आप से वादा करा है कि इस 2022 में हमारे पास में एक गवर्नमेंट जॉब होगी और इस वादे को हमें पूरा करना है। आपके साथ में आपका ये जो परिष्कार परिवार है, एक साथी की तरह, एक अभिभावक की तरह, एक शिक्षक की तरह हमेशा साथ है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कल कौन सा प्रश्न पूछा था। कल आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। जल मेट्रो परियोजना, ठीक है, वाटर मेट्रो, यानी कि मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर अब जल में संसाधन चलेंगे, जलयान चलेंगे। वो शहर का नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शन है गुरुग्राम, अमृतसर, कोच्चि या चेन्नई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और अधिकांश मित्रों ने आप में से सही उत्तर दिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर है केरल का कोच्चि। जी हां दोस्तों, कोच्चि वो शहर बन गया है जिसने पहली बार जल मेट्रो, वाटर मेट्रो प्रारंभ करी है। कोच्चि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन हमें सिर्फ प्रश्न का उत्तर ही याद नहीं करना है, हमें इसके साथ में, इसके संदर्भ में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का भी अध्ययन करना होगा। इसी को कहते हैं हम 360 डिग्री अप्रोच। चलिए, बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं की श्रृंखला में पहली बार लॉन्च के साथ कोच्चि भारत का पहला शहर बन गया है जहां जल मेट्रो परियोजना है। जहां जल मेट्रो परियोजना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिक नौकाएं चलेगी, यानी कि जो जहाज होंगे वो आपके इलेक्ट्रिक होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक जहाज होंगे। और इनकी एक सीरीज लॉन्च करी है, एक श्रृंखला जारी करी है, जिससे क्या होगा? कोच्चि के अंदर मेट्रो ट्रेन जिस तरीके से बाहर चलती है, जिस तरीके से जयपुर में है, दिल्ली में है, उसी तरीके से आपके जल संसाधन, जल की जो नौकाएं हैं वो चलेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन का कार्य करेगी।
चलिए, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा यह संचालित है। इस परियोजना में 15 पहचाने गए मार्गों के विकास के साथ साथ एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो 76 किलोमीटर तक फैले मार्गों के नेटवर्क के साथ 10 द्वीपों को जोड़ती है, जिससे 78 तेज विद्युत चालित हाइब्रिड घाट 38 जेटी तक चलते हैं। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड। किसके द्वारा? कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। और दूसरी आपको याद रखनी है क्या बात? दूसरी आपको याद रखनी है दोस्तों कि यह एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली है। यह एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली है। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाकी ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपसे अगर मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी नॉलेज चाहेगा। एग्जामिनर में बार बार ये कहता हूं, कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो उसके बाद फैक्ट याद करने में भी आसानी होगी। चलिए अब हमारा अगला सेक्शन प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है खबरें सुपरफास्ट। जी हां दोस्तों, सुपरफास्ट स्पीड से आपको करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि शुक्रवार और शनिवार को हम क्या पढ़ते हैं? राजस्थान करंट अफेयर पढ़ते हैं, इसलिए राजस्थान से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके। तो चलिए, पहला प्रश्न है सुपरफास्ट स्पीड से आपके सामने। 24-25 जनवरी को होने वाला राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट किस कारण से स्थगित कर दिया गया है? 24-25 जनवरी को राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला था, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है? अभी फिलहाल स्थगित कर दिया है, अग्रिम आदेश तक स्थगित करा है। नई तारीख भी नहीं बताई है। आपको बताना है इस चीज का रीजन क्या है, किस कारण से यह फैसला लिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। पुरानी क्लासेज में हम देख चुके हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, और आपके मणिपुर है, गोवा है और पंजाब है। तो क्या उन 5 राज्यों के चुनाव के कारण यह फैसला लिया गया है? दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, राज्य में बढ़ता शीतलहर। अखबारों से आपको पता चल रहा है कि राजस्थान में सर्दी का जो प्रभाव है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या ये रीजन है? तीसरा ऑप्शन है, राज्य में बढ़ता कोरोना प्रकोप। ओमिक्रॉन का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। काफी हद तक राजस्थान सरकार ने कई फैसले लिए हैं कोरोना के कारण। तो क्या यह फैसला भी इसी कारण लिया गया है? और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, सुरक्षा कारण। क्या इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले या रुकावट की संभावना जताई गई जिसके कारण यह फैसला लिया गया है? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान में बढ़ता कोरोना प्रकोप। राजस्थान में बढ़ते कोरोना प्रकोप के कारण, विशेषकर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके कारण राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को कैंसिल करने का, स्थगित करने का फैसला लिया है। और ये जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, इसके कारण क्या है, जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, उन सब को इन्विटेशन दिया जाता है। एक तरीके से राजस्थान को उद्योगों का हब बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कोरोना केस इतने बढ़ गए हैं कि जिस कारण से इस समिट को फिलहाल स्थगित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा प्रोजेक्ट पीएम शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा? राजस्थान का कौन सा प्रोजेक्ट या परियोजना प्रधानमंत्री शक्ति योजना के तहत विकसित की जाएगी? 4 ऑप्शन दे रखे, भीलवाड़ा टोक इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, भरतपुर अलवर इंडस्ट्रियल एरिया, सिरोही जयपुर इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्र है जिसे
जिसे प्रधानमंत्री शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। क्या है? जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर शरद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही या उदयपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शरद महोत्सव का आयोजन किया गया सिरोही जिले में। कहां पर किया गया? सिरोही जिले में। दोस्तों सुपरफास्ट स्पीड से है, 1-9 क्वेश्चन आपको पूछते हैं और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आने की संभावना रहती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आईजीबीसी द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? आईजीबीसी क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग रेलवे स्टेशनों को रैंकिंग देती है। इसने दोस्तों किस रेलवे स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, किसे दिया गया है? किसको ये रैंकिंग दी है? ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, मावली, पाली मारवाड़ या फिर आपका अजमेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर। जी हां दोस्तों, जयपुर ये आपके सामने है। आईजीबीसी, आईजीबीसी की फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसके द्वारा देश के जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है उनको रैंकिंग दी गई और जयपुर रेलवे स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय कुर्जा पक्षी के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगा? राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी को यह काम दिया गया है कि आपको कुर्जा पक्षी के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन और संवर्धन का काम करना पड़ेगा। आपको बताना है उस यूनिवर्सिटी, उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है। चार ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, कहां पर है ये? जोधपुर में है। उसके बाद में है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। उसके बाद है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुर्जा पक्षी, आर्ट एंड कल्चर में आपने इस पक्षी के बारे में पढ़ा होगा। राजस्थान के बहुत सारे लोकगीत है जो कुर्जा पक्षी को समर्पित है, लेकिन कुर्जा पक्षी की संख्या में पिछले कुछ समय से काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को यह जिम्मेदारी दी है कि आपको कुर्जा पक्षी का संरक्षण और संवर्धन करना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी वृद्धि हुई? करप्शन कितना बढ़ा 2020 से 2021 में, अकॉर्डिंग टू राजस्थान एसीबी यह प्रश्न पूछा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 10%, 20%, 30% या फिर 40%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 40%। राजस्थान में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2021 में 40% मामले बढ़े हैं। किसके? भ्रष्टाचार के, करप्शन के। एसीबी के अनुसार, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार। चलिए हम देख चुके हैं हमारा जो सेक्शन था, इसका नाम था खबरें सुपरफास्ट। अब है आज क्या है खास। कुछ मित्र कहेंगे सर आज तो मकर संक्रांति है। जी हाँ दोस्तों, आज मकर संक्रांति है, लेकिन उसके साथ साथ आज यानी कि 14 जनवरी को एक और दिन है जो हमारे भारत के फार्मूला 1, ठीक है, इनका नाम है नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन साहब का आज जन्मदिन है। और नारायण कार्तिकेयन हमें क्यों याद रहने चाहिए? क्योंकि ये भारत के इकलौते पहले
फार्मूला 1 ड्राइवर है। ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग में इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ है, उस गेम से इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने एक ऐसा खेल को चुना जो भारत में लोकप्रिय नहीं है। ठीक है, जो भारत में लोकप्रिय नहीं है और जिसके भारत में खिलाड़ी भी नहीं है, प्रायोजक भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नारायण कार्तिकेयन ने फार्मूला 1 गेम को चुना, और चुना ही नहीं, उसमें कई कीर्तिमान हासिल करे। तो इन नारायण कार्तिकेयन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सेक्शन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रश्नों का पिटारा। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, पिटारा रूप में आएंगे। उन प्रश्नों का आपको उत्तर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों को हम व्याख्यात्मक ढंग से, विवेचनात्मक ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन के सापेक्ष भारत के विभिन्न भागों में अनेक त्योहार मनाया जाता है। देखिए, कल पंजाब में लोहड़ी मनाई थी। ठीक है, उसके अलावा आज मकर संक्रांति हो रही है। ठीक है, किसी प्रांत में पोंगल, कहीं पर ओणम, कहीं पर उत्तरायण, ये सारे के सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप गूगल पर जाकर आज का मैप डालो, इंडिया टुडे मैप, तो आपको पता चलेगा भारत के विभिन्न भाग, दक्षिण से लेकर उत्तर तक इंडिया जो है, हर क्षेत्र में आज कोई ना कोई क्या हो रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन। सूर्य जब उत्तरायण में आता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार को हमारे राजस्थान में मकर संक्रांति बोलते हैं। राजस्थान में भी अगर देखें तो कहीं पर पतंगे उड़ रही है, कहीं पर सितोलिया खेल रहे हैं, कहीं पर गुड़ और आपके तिल खाए जा रहे हैं। एक ऐसा दिन जिस दिन का कृषि के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को अलग अलग भागों में देश के अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है असम में बिहू, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में पोंगल, तीसरा है गुजरात में उत्तरायण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहने में ये प्रश्न करंट अफेयर का लग रहा है, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं, करंट अफेयर को आपको कॉन्सेप्ट से जोड़ना है। आपके आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन से तैयार हो रहा है कि इस दिन को भारत के विभिन्न भागों में किस किस नाम से मनाया जाता है। चलिए देखिए, ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और भारत में 13 और 14 जनवरी का ये मान लो आप मानचित्र है। तो इस दिन 13 तारीख को पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। पंजाब की चाहे हिंदू, सिख या मुस्लिम कम्युनिटी हो, मतलब सारे के सारे पंजाबी लोग मिलकर अग्नि के सामने एक त्योहार मनाते हैं जिसे कहते हैं लोहड़ी। इसी तरीके से बिहार और झारखंड में सकरात के नाम से यह त्योहार मनाया जाता है, सकरात के नाम से। आंध्र प्रदेश में भोगी और संक्रांति इसे कहा जाता है। उसके बाद में गुजरात में दोस्तों इसका नाम है उत्तरायण। राजस्थान में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, ठीक है, पतंग महोत्सव के नाम से या मकर संक्रांति के नाम से राजस्थान में इस त्योहार को मनाया जाता है। अब हम साउथ में अगर चल जाए, तमिलनाडु में ये जो दिन होगा वो दिन होगा पोंगल का। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होता है पोष पर्व। पश्चिम बंगाल में इस त्योहार को, और न केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि अगर आप पूर्व बंगाल यानी कि बांग्लादेश भी जाएंगे तो वहां पर भी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके द्वारा पोष पर्व के नाम से त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी इस त्योहार का नाम मकर संक्रांति है। यूपी और कुछ हद तक बिहार में इसका नाम खिचड़ी है, और असम में माघ बिहू। यानी कि भारत के अलग अलग प्रांतों में 13 और
14 जनवरी जो ये दिन चल रहे हैं, ये दिन पूरे के पूरे हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही है। देश के हर कोने में अपने अपने तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए अब एक एक जगह को हम डिटेल से देखते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। खिचड़ी क्यों? क्योंकि नई फसल आई है। नई फसल आई है तो नई फसल को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए आपके हर घर में खिचड़ी बनती है और इसलिए इस दिन को खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। खासकर पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। कहां कहां? पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, बिहार, झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाते हैं और इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस वजह से इसका एक नाम खिचड़ी भी हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? खिचड़ी बनती है और खिचड़ी क्यों बनती है? क्योंकि नई फसल है, उस फसल को सेलिब्रेट करने के लिए खिचड़ी बनाई गई और इसलिए उस खिचड़ी को खाया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? खिचड़ी हो गया। मकर संक्रांति को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। गोरखनाथ मंदिर कौन सा है? वो ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मठ है, उस जो गोरखनाथ मंदिर है उस दिन यहां पर खिचड़ी चढ़ती है। प्रयागराज में इस दिन से ही माघ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का परिवर्तित रूप है प्रयागराज, वहां पर माघ मेले का आयोजन कब से प्रारंभ होगा? मकर संक्रांति से ही प्रारंभ होगा। मकर संक्रांति को माघी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कितनी सारी चीजें इस एक स्लाइड से हमें पता लग गई। सबसे पहले इसको खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी कहाँ कहा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इस दिन गोरखपुर का जो मंदिर है वहां पर भी खिचड़ी चढ़ेगी और उसके अलावा इस दिन को माघी कहते हैं। क्यों? क्योंकि माघ मेले का प्रारंभ इसी दिन से होता है। चलिए अगला जो है दोस्तों, इसी दिन को पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? पौष संक्रांति। अगर आप हिंदी माह को जानते हैं, जैसे हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं, वैसे हिंदी कैलेंडर में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ होते हैं। तो जो माघ से पहले आता है उसे कहते हैं पौष। तो इस दिन क्या होता है? सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हिंदू कैलेंडर के पौष माह में होता है, इसलिए इसे पौष संक्रांति कहते हैं। पौष संक्रांति इसे क्यों कहा जाएगा? क्योंकि हमारे जो एक ज्योग्राफी का फैक्ट है, सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश हो रहा है। ठीक है, समर सोल्स्टिस में प्रवेश हो रहा है। क्यों? उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आपके पौष संक्रांति। इस दिन स्नान के बाद काला तिल दान किया जाता है। नहाने के बाद काला तिल, ठीक है, दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर ही वर्ष में एक बार गंगा सागर में स्नान का आयोजन होता है। यहां देश भर से लोग स्नान के लिए आते हैं। एक कहावत है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, यानी कि हिंदू धर्म में ये माना गया है कि बाकी तीर्थ को तो आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन गंगा सागर का वही महत्व है जो इस्लाम में मक्का मदीना का है कि कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। तो गंगा सागर मेले का आयोजन भी मकर संक्रांति के दिन ही होता है। यहां पर लोग स्नान के लिए आते हैं। चलिए उसके अलावा गुजरात, हमारा पड़ोसी राजस्थान का जो दक्षिणी स्टेट है, दक्षिणी भाग है गुजरात, उसे इस दिन उत्तरायण पर्व के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर वहां पर पतंग उत्सव का आयोजन होता है। शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उत्तरायण के दिन स्नान और व्रत करने का विधान है। गुजरात का पतंग फेस्टिवल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, उस दिन क्या होता है, गुजरात में बहुत बड़े स्केल पर पतंग होती है। आपको याद होगा एक उदाहरण कि जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा था 2014 से कुछ ही समय पहले, तब सलमान खान ने आकर नरेंद्र मोदी के साथ में पतंग उड़ाई थी। बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो तस्वीर। वो इसी दिन हुई थी, मकर संक्रांति के दिन, लेकिन उसका नाम गुजरात में क्या हो गया है, उत्तरायण हो गया है।
चलिए, उसके बाद में दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, कर्नाटक जो साउथ इंडिया का स्टेट है उसे मकर संक्रमण कहते हैं। संक्रांति और संक्रमण लगभग एक जैसे ही शब्द है, लेकिन कर्नाटक में इसे क्या किस नाम से जाना जाएगा? मकर संक्रमण कहते हैं। यहां भी इस दिन स्नान और दान करने की परंपरा है। सूरज जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वह संक्रमण काल होता है। जिस राशि में करता है उससे जुड़कर वह संक्रमण करता है। 14 या 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए यह मकर संक्रमण कहलाता है। एक कॉन्सेप्ट है, सूरज भगवान एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो इसे कहेंगे हम संक्रमण, और जिस राशि में जाएंगे उस राशि का नाम आगे जोड़ देंगे। तो मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रमण के दिन ये किस में चल गए? मकर में चल गए, इसलिए इस दिन को क्या कहा जाएगा? मकर संक्रमण कहा जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं असम। असम में इस दिन को बिहू नाम से मनाते हैं। इस दिन लोग नई फसलों की खुशी में उत्सव मनाते हैं तथा कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं। असम जो भारतीय राज्य है वहां पर इस दिन को बिहू नाम से संबोधित किया जाता है। नई नई फसलें बनेगी, उन फसलों को खाया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिहू नाम से कहते हैं। चलिए उसके बाद तमिलनाडु में मकर संक्रांति की तरह पोंगल बनाया जाता है। तमिलनाडु में जो त्योहार होगा उसका नाम होगा पोंगल, और इस दिन क्या होगा? सूरज देव भगवान को खीर का भोग चढ़ेगा। मतलब एक बात तो तय है, आप इस दिन भारत के किसी भी कोने में चल जाओ, उत्सव होगा, मनोरंजन होगा और खाने को भी बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगी। चलिए, तो पोंगल का दिन सूर्य देव को खीर का भोग चढ़ाया जाता है। चलिए, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा समेत कुछ अन्य जगहों पर मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व लोहड़ी मनाई जाती है। ठीक है, विशेषकर पंजाब में मनाई जाती है एक दिन पूर्व, यानी कि 13 तारीख को। इस दिन को क्या होता है? नई फसल की खुशी में मनाते हैं। से बार बार मैं आपको कह चुका हूं कि एक तरीके से किसानों को, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मुख्यतः कृषि पर जुटी हुई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो एक तरीके से किसानों को अपनी नई फसल आने की खुशी में एक दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। इसे ही अलग अलग जगह अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। चलिए, इस दिन को नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रश्न आज के दिन के संदर्भ में हम कर चुके हैं। तो इस प्रश्न से हमें यह मिलता है कि हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, हमारा जो देश है, जिसके लिए कहा जाता है कि यह उत्सवों का, मेलों का, बहुत धर्मों का, पंथों का, मजहब का, भाषा का देश है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज है जो हमें जोड़ती है, वो है हमारी खुशी, हमारी एकता। इसीलिए कहते हैं विविधता में एकता, भारत की विशेषता। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के तहत वर्तमान में किस कार्ड के आधार पर राशन सामग्री का वितरण होगा? घोषणा कर दी है कि अब आपका राशन जो मिलेगा वो आपको इस कार्ड के जरिए मिलेगा। उस कार्ड का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहला है जन आधार कार्ड, दूसरा है राशन कार्ड, तीसरा ऑप्शन है आधार कार्ड, और ऑप्शन 4 है मजदूरी कार्ड। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि जन वितरण प्रणाली, उसमें एक घोषणा करी गई है कि इस कार्ड के माध्यम से ही अब वितरण होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है जन आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जन आधार कार्ड। देखिए, राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका नाम है राजस्थान जन आधार कार्ड। राजस्थान जन आधार कार्ड राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी थीम है दोस्तों, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। व्यक्ति का एक होगा, नंबर होगा, एक कार्ड होगा, एक पहचान होगा। प्रदेश के निवासी परिवारों को मिलेगा जन आधार कार्ड। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पारिवारिक आय कितनी है, आप किस क्षेत्र से हो, आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है। राजस्थान के आप निवासी हो तो इसका मतलब आपको जन आधार कार्ड के लिए आप एप्लीकेबल हो।
सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ अब जन आधार कार्ड से मिलेगा। व्यक्तिगत और पारिवारिक पहचान के लिए एक ही कार्ड होगा जिसमें परिवार की मुखिया महिला होगी। आगे मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें ये देखा गया है, इसमें ये कोशिश करी गई है कि परिवार का और व्यक्ति का कार्ड एक साथ बनेगा और परिवार की जो मुखिया होगी इस कार्ड के हिसाब से वो महिला होगी। नारी सशक्तिकरण, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, मेरा अधिकार मेरे हाथ, इससे दोस्तों क्या क्या फायदे होंगे, राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। सरकारी योजनाओं और जन कल्याण की योजनाओं के लाभ या सेवाएं मिलेगी। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है या जितनी भी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स है, उन सब का लाभ मिलेगा। पहचान होगा और पते के प्रमाण के लिए मान्य होगा। कहीं भी आप जाओ आपसे आईडी मांगते हैं तो ये एक जो जन आधार कार्ड है ये आपकी आईडी का काम करेगा, ठीक है, यह आपकी पहचान का काम करेगा। उसके साथ में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है, उस योजना का भी लाभ होगा। योजनाओं में पात्रता निर्धारण में सहायक उपयोगी। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सी योजना का कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। पात्रता का निर्धारण करने में, पात्रता की वैल्यू करने में भी यह कार्ड लाभदायक होगा। मोबाइल ऐप से सरल संचालन, सभी लाभों का ब्यौरा उपलब्ध। मोबाइल ऐप से इसका संचालन बहुत ही सरलता से हो जाएगा और जितने भी लाभ हैं वो सारे के सारे लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से राजस्थान जन आधार कार्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। और अभी आपसे प्रश्न में पूछा कि जो पीडीएस है वो पीडीएस भी आपको जन आधार कार्ड से ही मिलेगा। चलिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ हमें प्रश्न देखना और उसका उत्तर याद करना, रटना, इतना सा काम नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करना है, आपको उसको कॉन्सेप्ट से जोड़ना है। इसीलिए दोस्तों इसके साथ में मैं आपको जन आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे यही की यही कराऊंगा। चलिए, विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता, पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 कब प्रारंभ किया गया? 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। यह लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2020 से। इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वसुंधरा राजे गवर्नमेंट थी, उस समय एक कार्ड चलता था जिसका नाम था भामाशाह कार्ड। उस भामाशाह कार्ड को एक तरीके से रिप्लेस कर लिया है, ठीक है, उसकी जगह आया है आपके जन आधार कार्ड। ठीक है, प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूं। राजस्थान की सीमा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, राजस्थान के जितने भी निवासी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान सुनिश्चित होगी। चलिए, नामांकित परिवारों को 10 अंक का, परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपका जन आधार कार्ड है उसमें परिवार को तो 10 अंक का नंबर मिलेगा, फैमिली के लिए 10 अंक का नंबर है। याद रखना, परिवार का 10 अंक का होगा। व्यक्ति विशेष का, एक परिवार में मान लो 4 लोग हैं, पति पत्नी 2 बच्चे, तो पति पत्नी 2 बच्चे, उन चारों का अलग अलग जो पहचान होगी वो तो होगी 11 अंकों की। परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है, लेकिन पूरे के पूरे परिवार को 10 अंकों का दिया जाएगा। और इसी के साथ में लगे हाथ तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो भारत सरकार का है, उसमें कितने अंक होते हैं? उसमें होते हैं 12। ठीक है, तो याद रह जाएगा, जन आधार कार्ड में परिवार को 10 अंकों का, परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का, जबकि आधार कार्ड में 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। चलिए,
18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। सरकार ये चाह रही है कि महिला सशक्तिकरण हो, इसलिए किसी भी परिवार में जो 18 साल से ऊपर की महिला है, सबसे बड़ी महिला है, उसे मुखिया बनाया जाएगा। अगर किसी परिवार में महिला नहीं है, ठीक है, परिवार में सारे के सारे पुरुष ही हैं, तब क्या करेंगे? तब दोस्तों 21 साल या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा। अगर कोई महिला है ही नहीं तो उस परिवार में 21 साल या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है उसे मुखिया बनाया जाएगा। सरकार की सभी नगद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी। इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन होंगे। जन आधार पंजीयन हो जाएगा, जन्म मृत्यु पंजीयन हो जाएगा, विवाह पंजीयन हो जाएगा, आधार पंजीयन हो जाएगा, मतलब सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए, इसका प्रशासनिक विभाग कौन होगा? इसका प्रशासनिक विभाग है आयोजना विभाग। पूछा जा सकता है दोस्तों, मैं बार बार यही कहता हूं कि करंट को स्टैटिक जीके से मिलाकर पढ़ो, ठीक है, पॉइंट को जोड़ते जोड़ते पढ़ो, 360 डिग्री अप्रोच से पढ़ो। बेशक प्रश्न कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसके साथ के सारे आयाम लो, क्योंकि वो जमाना गया जब सतही जानकारी पूछी जाती थी। सभी को पता है कि करंट की बहुत सारी क्लासेस चलती है, इसलिए अब एग्जामिनर एक लेवल ऊपर हटके डीप में या उससे जुड़ी हुई जो प्रश्न बन सकते हैं वो पूछता है। चलिए, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण 2020 लागू हुआ, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन हुआ। इसका चेयरमैन कौन है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। चेयरमैन है आपके मुख्य सचिव, ठीक है, निरंजन आर्य जी, चीफ सेक्रेटरी। और इसका मुख्यालय क्या है? जयपुर है। आईडी प्रूफ है, ठीक है, जहां पर आईडी की जरूरत होती है वहां पर, जैसे आप आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड इनको यूज करते हो, वैसे आप जन आधार कार्ड को भी एज ए आईडी आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी जन आधार कार्ड वैध माना गया है। चलिए, इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर करेगा आयोजना विभाग, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ब्लॉक लेवल पर करेगा उपखंड अधिकारी। तो यह आपको पता होना चाहिए, योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी। इन सब के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो देख लिए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि हमारी क्लास में करंट के साथ साथ स्टैटिक भी जानकारी होती है, और जिला भ्रमण में अजमेर के बाद में हमने अलवर जिला प्रारंभ करा था, तो अलवर से रिलेटेड जो प्रश्नों की दूसरी कड़ी आज प्रारंभ हुई है। चलिए देखते हैं अलवर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बार बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, नारायणी माता को किनकी कुलदेवी माना जाता है? नारायणी माता को किस समुदाय की कुलदेवी माना जाता है? ऑप्शन ए तेली, बी नाई, सी जुलाहा, डी है ग्रासिया मीणा। नारायणी माता जिनका मंदिर कहां पर है? अलवर में है। उन्हें किस देवी, किस कम्युनिटी, किस जाति की कुल देवी माना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रश्न का सही उत्तर है नाई। नाई समुदाय नारायणी माता को अपनी कुल देवी मानता है। नारायणी माता का मंदिर कहां स्थित है? नारायणी माता, ठीक है, पिछले प्रश्न में हम समझ चुके हैं कि नारायणी माता को नाई समुदाय अपनी कुल देवी मानता है। अब आपसे पूछा गया है इनका मंदिर कहां है। ऑप्शन है आपके सामने, राजगढ़, मावली, सिलीसेड या जामेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? राजगढ़ में। राजगढ़ क्या है? अलवर जिले की एक तहसील है जहां पर नारायणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, सरिस्का अभयारण्य को पौराणिक आख्यानों में किसकी शरणस्थली कहा गया है? सरिस्का अभयारण्य राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है, आप सभी जानते हैं, अलवर में है, ये भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर पूछा है कि जो सरिस्का अभयारण्य है, सरिस्का अभयारण्य को एक पौराणिक आख्यान में कुछ पात्रों का शरण स्थली माना गया है। उस पात्र का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, रिपीट। अगला प्रश्न है,
सरिस्का अभयारण्य को पौराणिक आख्यानों में किसकी शरण स्थली कहा गया है? सरिस्का अभयारण्य, इसके बारे में आप सब जानते हैं। सरिस्का अभयारण्य क्या है? एक टाइगर रिजर्व है, अलवर में है। और इसके बारे में आपने इन्वायरमेंट में या ज्योग्राफी में तो काफी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि ये जो क्षेत्र है ये इसे किसकी शरण स्थली माना गया है? किन पौराणिक पात्रों ने यहां पर आकर अपने बुरे समय में शरण ली थी? ऑप्शन है आपके सामने, पांडव, लवकुश, यक्ष या इंद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पांडव। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पांडव। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों को जुए में हारने के बाद में वनवास और अज्ञातवास मिला था, तो उस समय वो यहाँ पर जो सरिस्का अभयारण्य है या इसके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहे थे। इसी संदर्भ में विराटनगर का नाम भी आता है, बेराट का नाम भी आता है और साथ साथ में सरिस्का का नाम भी आता है। तो आपको पता होना चाहिए पांडव। पांडव कितने थे इनका ये तो आपको सभी को पता होगा, 5 पांडव थे। चलिए अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? ऑप्शन है अलवर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। मूसी महारानी है, उन महारानी साहिबा की छतरी कहाँ स्थित है? और हम अलवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉमन सेंस से आप उत्तर दे सकते हैं। वैसे ये प्रश्न कई बार राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा गया है। मूसी महारानी की जो छतरी है वो छतरी है दोस्तों अलवर में। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये जो मूसी महारानी की छतरी है, इस छतरी का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए है अभय सिंह, प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह या देव सिंह। किसके द्वारा मूसी महारानी की छतरी का निर्माण कराया गया था? और प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बख्तावर सिंह। महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा मूसी महारानी की छतरी का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जयसमंद बांध कहां स्थित है? बहुत सिंपल प्रश्न अभी आपको लगेगा क्योंकि अभी हम एक एक जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ये जो मास्टर है ये अलवर का प्रश्न पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर अलवर ही होगा। लेकिन दोस्तों परीक्षा में जब ये आएगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पैदा कर देता है, क्योंकि एक तो होती है जयसमंद बांध और एक है जयसमंद झील। सभी को पता है क्योंकि फेमस क्या है? जयसमंद झील, जयसमंद लेक। ये कहाँ पर है? यह है उदयपुर में। तो इस आधार पर अधिकांश मित्र इस प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे? उदयपुर कर देंगे। लेकिन पता होना चाहिए जयसमंद डैम या जयसमंद बांध कहाँ है? अलवर में है। चलिए अगला प्रश्न है, अलवर के मुंडियावास खेरा, अलवर के मुंडियावास खेरा नामक गांव में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस धातु की खोज की गई? ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मुंडियावास खेरा एक गांव है अलवर में, वहां पर एक धातु की खोज की गई, भंडार मिला है। उस गांव का नाम बताइए। ऑप्शन ए है सोना, बी चांदी, सी तांबा या डी लोहा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आपके मुंडियावास खेरा में गांव में जिस पदार्थ की, जिस खनिज की खोज हुई है वो है तांबा। क्या है? तांबा। चलिए तो इस तरीके से हमने